नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास में अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन के अंदर भी जो मुख्य टॉपिक आज की क्लास में रहने वाला है वो एल्केन है। हाइड्रोकार्बन के अंदर 4 टॉपिक लगते हैं, आप सभी को पता है। एल्केन, उसके बाद एल्कीन और एल्काइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये 4 टॉपिक हैं जिसको अपन वन बाय वन एक एक करके चीजें जो है वो क्लियर करते जाएंगे। लेकिन आज की क्लास का जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो अपन पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसकी बेसिक थोड़ी सी जानकारी लेंगे और उसके बाद एल्केन की जितनी भी तमाम बातें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, या फिर मैं यूं कह दूं कि जहां से भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, उन सभी बिंदुओं को अपन छुएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स एकदम आपके परफेक्ट बनेंगे, चीजें बहुत इजीली आपके दिमाग में घुस जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। बस एक वादा आप मेरे से ये कर लीजिए कि सर हम पूरी ईमानदारी के साथ, हम फुल कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को लास्ट सेकंड तक देखेंगे। अगर ये वादा आपकी तरफ से रहा तो दूसरा वादा मेरी तरफ से ये है कि मैं आपको एल्केन दिमाग में सेट करके दूंगा। आपको घर पे भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, घर पे तो बैठे ही हैं, मतलब क्लास के अंदर ही लगभग चीजें आपको याद हो जाएगी। लेकिन दिमाग पूरा यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मैं आगे जाके डांस करूंगा, मैं जोक सुनाऊंगा, वैसे भी मेरे को नहीं आते। तो वो उस चीज के इंटेंशन से अगर आए हैं आप तो क्लास को यहीं छोड़ दें, क्योंकि वो चीज आगे कुछ भी नहीं मिलेगी। लेकिन आप पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं, आप हालातों को समझे हुए हैं, हालातों से जूझे हुए हैं, आप सब चीजों के बारे में आपको आइडिया है, तो आप इस क्लास में ईमानदारी के साथ देखें, ताकि आपकी चीजें बिल्कुल बराबर सेट हो जाएं। एग्जाम में एक भी सवाल आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस जितना बता रहा हूं उसको पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, जो जो कह रहा हूं उनको समझते जाओ। अगर सवाल इस क्लास में से बाहर मिल गया ना तो वो किसी भी क्लास में से नहीं मिलेगा, चिंता मत करो आप, क्योंकि सारी की सारी चीजें मैं आपको इस क्लास के अंदर दूंगा। वो आपकी चिंता है ही नहीं, वो मेरी चिंता है। क्लास को कैसे करवाना है, कंटेंट कितना देना है, कैसे समझाना है, वो मेरी चिंता है। आपको केवल एक ही चिंता करनी है कि सर ने जितना कंटेंट दिया वो हमें याद है कि नहीं है, वो हमें समझ में आया कि नहीं आया। इतनी सी चीजें अगर आप कर लोगे फिर बस बेड़ा पार है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक जो होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, बस लिख लेते हैं, हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिक। बस थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए इसलिए। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे सर? सुनो, हाइड्रोकार्बन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड। और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त को इंग्लिश में कह देते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन हमारे पास हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपल सा इतना सा है कि जिस भी कंपाउंड में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है वो संतृप्त है, वो सैचुरेटेड है। जिस भी कंपाउंड में सभी के सभी बॉन्ड अगर सिंगल होते हैं ना तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है, उसमें या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो आपका असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड। समझ गए इतनी सी बात को? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, यानी सभी सिंगल बॉन्ड है, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन आता है? एल्केन आता है। इसमें एक ही आता है बस, एल्केन। इसमें कौन आता है? एल्केन। और एल्केन के अंदर क्या होता है आप सभी को पता होता है, एल्केन के अंदर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है,
एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इधर लिख देता हूं, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ये चीज सभी को पता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो चीजें आती है हमारे पास, एक आती है एल्कीन और एक आता है एल्काइन। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्कीन के अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है तो वो आपका संतृप्त है, और सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। जिसमें सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, एल्केन कह देते हैं। वैसे ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है, या तो उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, चाहे कुछ भी हो, सिंगल तो नहीं है, तो वहां पर वो असंतृप्त हो जाएगा। अब अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम एल्कीन कह देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको एल्काइन कह देंगे। ये बात सभी को पता है कि भाई एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, पता है। अब इसका सामान्य फॉर्मूला क्या है, एल्केन का, यहाँ पे मैं सामान्य जो इसका सूत्र है, सामान्य सूत्र अगर मैं बात करूं एल्केन की, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। और इन्हीं फॉर्मूले से लास्ट बार सवाल पूछे गए, इतने आसान सवाल पूछे गए। पहले एक बार ये फॉर्मूले देखो, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। यहां पर n जो है ना, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ये n का मतलब है। सर हमें तो फॉर्मूले समझ में नहीं आए, बहुत आसान। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि पेंटेन का सूत्र क्या होगा, पेंटेन किसे कहेंगे, ऑप्शन ए है C5H10, C5H12, C5H8, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास। तो पेंटेन के अंदर क्या सूत्र होगा, पेंटेन का कैसे पता लगाओगे, इन्हीं फॉर्मूलों से। सबसे पहले तो पेंटेन है, पेंटेन से क्या पता चला सर, एल्केन है। एल्केन का सूत्र क्या होगा सर, एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होगा। इसका मतलब क्या है, n का नंबर ऑफ कार्बन। पेंटेन, पेंट है, पेंट में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन, पता है कि नहीं है, मेथेट प्रोब्यूट पेंट हेक्स, ये याद है, हाँ। तो वो उसी से अपन को ये सवाल करना, जैसे कि मैंने आपको कह दिया पेंटेन, तो इसमें दो चीजें देखनी आपको। सबसे पहले तो पेंटेन, एन आ रहा है, एन का मतलब क्या है, एल्केन, मतलब फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना है, ये वाला। फिर आता है पेंट, पेंट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5, कार्बन की 5, तो बस फॉर्मूले में रख दो C5, n की मतलब n की जो वैल्यू है वो 5 है। H कितना हो जाएगा, H जो है वो n का डबल प्लस 2, तो 5 का डबल 10 प्लस 2 12, ये पेंटेन का सूत्र हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, कुछ भी नहीं किया, बस फॉर्मूले में रखना है। और जहां तक मुझे लगता है ये सभी को आता भी है। जैसे कि मैंने कह दिया, मैंने यहां पर कह दिया कि हेक्सीन का सूत्र क्या होगा, हेक्सीन, हेक्सीन का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर सफिक्स क्या लगा हुआ है, ईन, ईन का मतलब क्या हो गया, एल्कीन। एल्कीन के अंदर जो है वो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, हेक्स का मतलब 6, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, डबल 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये हेक्सेन का फॉर्मूला। वैसे ही अगर मैं बात करूं एल्काइन की, जैसे कि आपको मैंने दे दिया ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, तो आपको क्या पता चला सर, ब्यूटाइन, आइन सफिक्स लगा हुआ है, मतलब ये एल्काइन है, और ब्यूट है मतलब नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो C4, और H कितने होंगे, डबल करके 2 घटा दो, डबल करके 2 घटाएं, यानी कि 8 में से 2 घटाएं 6 आ गया, सॉरी सॉरी, हाँ 6 आ गया। आई बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आई, यहां से सवाल पूछे गए पिछली बार। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, मुझे लगता है सबको आते भी होंगे, लेकिन एक बता दिया मैंने आपको, भूल गए तो ठीक है। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। एल्केन का सामान्य सूत्र याद रखना CnH2n+2, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2।
बहुत आसान तरीका है। हाइड्रोजन कितने होंगे, जितने कार्बन है, अगर एल्केन की बात करूं मैं तो एल्केन में हाइड्रोजन कितने लगेंगे, जितने कार्बन है उसके डबल प्लस 2, एल्काइन में डबल में से -2 और इसके अंदर जस्ट डबल, एल्कीन में जस्ट डबल करने। समझ गए मेरी बात को? तो बस इतना सा काम आपको करना है, फॉर्मूले भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी दे दे आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि पेंट के अंदर कार्बन की संख्या 5 होती है, ये तो पता है कि नहीं है? नहीं है तो IUPAC वाले जो क्लास लिए उसके अंदर मैंने बताया। ठीक है, तो अब सवाल कैसा बनेगा, या तो आपको कहेगा कि पेंटेन का सूत्र क्या होगा, हेक्सेन का सूत्र क्या होगा, ब्यूटाइन का सूत्र क्या होगा, या फिर आपसे पूछेगा 4 फॉर्मूले दे देगा और निम्न में से कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। तो ये पहचान लोगे आप अपने हिसाब से, बिल्कुल आराम से पहचान लोगे। यानी कि कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन है तो वो एल्कीन है, कार्बन के डबल में से 2 कम है एल्काइन है, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है एल्केन है। तो किसी भी प्रकार से सवाल आ जाए कंफ्यूजन नहीं होना है, ये इसका बेसिक आप सीख लो, फिर अपन एल्केन स्टार्ट करते हैं। एक बार इतनी चीजें लिख लो, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं एल्केन। बेटा इसको चलो, अब हाइड्रोकार्बन के अंदर अपना जो टॉपिक है वो है एल्केन। हाइड्रोकार्बन के अंदर भी अपन क्या पढ़ेंगे, एल्केन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? हेडिंग लगाओ सभी बच्चे एल्केन। अब अपन पहले एल्केन की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, उसके बाद एल्केन के अंदर 3 चीजें हमें पढ़नी है। एक तो उसके अंदर निर्माण की विद्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक उसकी रासायनिक विद्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, और एक भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये इतनी चीजें अपन को पढ़नी है। ठीक है, कोई भी मैं जैसे एल्केन पढ़ा रहा हूं अभी, तो आगे जब मैं एल्कीन पढ़ाऊंगा तो मेरा वही तरीका रहेगा, मैं आपको सबसे पहले निर्माण की विद्या पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक विद्या पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो 3 चीजें हमें पढ़नी है, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे एल्केन हो। निर्माण की विद्या का मतलब होता है कि हम एल्केन को किस किस से बना सकते हैं, एल्केन को बनाने के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। रासायनिक विद्या का मतलब है कि एल्केन कौन कौन सी रिएक्शन दर्शाता है, वो होती है रासायनिक विद्या। जैसे अपन एल्कीन पढ़ेंगे तो एल्कीन में भी निर्माण की विद्या का मतलब एल्कीन को कैसे कैसे बना सकते हैं। एल्कीन की रासायनिक विद्या का मतलब एल्कीन कौन कौन सी रिएक्शन दर्शाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो वैसे ही अपन को पढ़ना है। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे एल्केन। अब एल्केन के बारे में जितनी भी सामान्य जानकारी है उनको एक बार मैं लिख दूं। इतना आप सभी को पता है कि एल्केन क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पता है ये चीज? यस सर। दूसरी बात, इसका जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, यही होता है। दूसरी बात, इसके अंदर जो संकरण होता है वो होता है sp3 संकरण। ज्यामिति की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय ज्यामिति, तो ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और नॉर्मल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। समझे मेरी बात को? चलो, अब एल्केन का एक दूसरा नाम दिया जाता है पैराफीन। एल्केन को अपन कहते हैं पैराफीन। एल्केन का दूसरा नाम क्या है? पैराफीन। पैराफीन का क्या मतलब हुआ? पैराफीन का मतलब होता है न्यून क्रियाशील। पैराफीन का मतलब क्या होता है? न्यून क्रियाशील। मतलब एल्केन जो है वो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। एल्केन का मतलब या पैराफीन का मतलब क्या हो जाएगा? न्यून क्रियाशील। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। पैराफीन किसको कहते हैं? एल्केन को। ओलिफिन किसको कहेंगे? एल्कीन को। वो अपन एल्कीन में बात कर ही लेंगे। अभी फिलहाल ये ध्यान रखना कि पैराफीन एल्केन को कहते हैं, और जिसका मतलब होता है बहुत ही कम क्रियाशील। ठीक है, अब आपसे अगर मैं पूछ लूं कि कार्बन कार्बन की जो बंध लंबाई है, बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन की बंध लंबाई कितनी हो जाएगी? 1.54 एंगस्ट्रम, 1.54
54 एंगस्ट्रम। बंद कोण कितना हो जाएगा, बंद कोण कितना हो जाएगा, चतुष्फलक की ज्यामिति है 109 डिग्री 28 कला, 109 डिग्री 28 कला, ये इसका बंद कोण हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं अगर कहूं CH4, तो CH4 क्या होता है, मीथेन। CH4 क्या है, मीथेन है। मीथेन का मतलब एल्केन ही तो है, चेक कर लो एल्केन है कि नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए एल्केन में, डबल प्लस 2, एक ही डबल 2 और प्लस 2 यानी कि 4, बिल्कुल सही, एल्केन है, फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, यस, ये मीथेन है। अब मीथेन जो होता है ना CH4, इसी को अपन मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस, या फिर इसी को अपन नेचुरल गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस। मार्स गैस या नेचुरल गैस किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं, याद रख लो इस चीज को। चलो, एक होती है एलपीजी, क्या होती है फुल फॉर्म एलपीजी की, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हमारे जो घरों के अंदर सिलेंडर होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, एलपीजी, एलपीजी होती है। तो उस एलपीजी के अंदर क्या होता है, वो किसका मिक्सचर होता है एलपीजी, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन, प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन। तो एल्केन ही भरा है उसमें, प्रोपेन क्या होता है, एल्केन होता है, ब्यूटेन भी क्या होता है, एल्केन होता है। तो एलपीजी के अंदर प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन होता है, और इसके अंदर जो मेजर होता है ना इन दोनों में से मुख्य ये होता है मेजर। ठीक है, मुख्य घटक कौन सा होता है, आइसोब्यूटेन होता है। अगर मैं बात करूं सीएनजी की, क्या होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अंदर जो मुख्य घटक होता है वो CH4 होता है। मुख्य घटक कौन सा होता है, CH4, मार्स गैस कितना होता है, लगभग 80% इसके अंदर CH4 होता है। एक होती है कैलोरी गैस, कैलोरी गैस, कैलोरी गैस के अंदर जैसे एलपीजी में प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन है ना, वैसे कैलोरी गैस के अंदर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन। समझ गए मेरी बात को, ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन। ठीक है, चलो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि CH4 को मार्स गैस या नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस कहते हैं। और एलपीजी के अंदर जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, आइसोब्यूटेन होता है, या फिर घटक कौन कौन से होते हैं, प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन। सीएनजी के अंदर मुख्य घटक होता है मीथेन CH4। कैलोरी गैस का मुख्य घटक या कैलोरी गैस के अंदर कौन से दो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन। बहुत आसान है, एलपीजी के अंदर प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन, कैलोरी गैस में ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन। ठीक है, रख लोगे याद। तो एल्केन के बारे में कितनी बातें याद रखोगे, सबसे पहले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है। सामान्य फॉर्मूला CnH2n+2, जितने कार्बन हैं उसके डबल प्लस 2 हाइड्रोजन कर देने। ठीक है, उसके बाद इसको पैराफिन कहते हैं। पैराफिन का मतलब होता है बहुत ही कम क्रियाशील, पैराफिन का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम क्रियाशील। ठीक है, उसके बाद में sp3 संकरण है, चतुष्फलक की ज्यामिति है। और अगर मैं बात करूं तो कार्बन कार्बन के बीच की जो बंध लंबाई है वो कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रम। बंध कोण कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 कला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक जानकारी आप एक बार लिख लो, इतनी चीजें आप लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, चल अब हेडिंग लगाएंगे निर्माण की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। निर्माण की विधियां जिसको अपन कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या हो गया इसको, अब हेडिंग लगाएंगे निर्माण की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्केन को अपन कैसे कैसे बना सकते हैं, टोटल 5 से 6 मेथड है जिसके द्वारा अपन एल्केन बना सकते हैं। एक एक करके बहुत आसानी से समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला जो तरीका है एल्केन बनाने का वो ये है कि अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन बना सकते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, याद करो, एल्कीन और एल्काइन, यही तो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।
इन्हीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देंगे, यानी कि एल्केन का निर्माण कर देंगे। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो पहली जो मेथड है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण द्वारा, हाइड्रोजनेशन द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन का मतलब पहले समझो। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हम क्या करेंगे, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, वो हाइड्रोजनीकरण होता है। कहीं पे अगर लिखा हुआ है हेलोजनीकरण तो उसके अंदर हम हेलोजन ऐड कर देंगे। कहीं पर अगर लिखा हुआ है नाइट्रीकरण तो उसमें हम NO2 ऐड कर देंगे, नाइट्रो ऐड कर देंगे। कहीं पे अगर लिखा हुआ है सल्फोनीकरण तो उसके अंदर SO3H ऐड कर देंगे। इसका मतलब होता है ऐड करना। और क्या लिखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। जैसे कि हाइड्रोजनीकरण तो हाइड्रोजन को ऐड करना। समझ गए मेरी बात को? तो एक ही लाइन में आपको ध्यान रखना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी कि हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे कि सबसे पहले तो अपन एल्कीन बनाएं, एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। मुझे एल्कीन से बनाना है। एल्कीन से मैं कैसे बनाऊंगा? मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इससे मुझे क्या बनाना है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना है। इससे मुझे क्या बनाना है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त कैसे बनेगा? अगर ये मैं बीच वाला डबल बॉन्ड हटा दूं या मैं यूं कहूं कि सारे के सारे बॉन्ड इसके सिंगल कर दूं तो ये संतृप्त हो जाएगा, तो ये एल्केन हो जाएगा। ये सब बिल्कुल हो जाएगा। तो ये बॉन्ड में हटाऊंगा कैसे? हाइड्रोजन ऐड करके, यानी कि इस बॉन्ड को हटा दूंगा। इस बॉन्ड को हटाने के बाद इसको जितने हाइड्रोजन चाहिए इन कार्बन को वो हाइड्रोजन दे देंगे। जैसे कि मैंने ये बॉन्ड अगर ब्रेक किया तो एक हाइड्रोजन इसको चाहिए और एक हाइड्रोजन इसको चाहिए, तो क्या बन जाएगा? CH3। ये क्या बन गया? एथेन। और एथेन क्या होता है? एल्केन ही तो होता है। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इससे हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना दिया। बनाया कैसे? बना हाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी कि H2O का हमने इसमें एडिशन करवाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रोसेस एक कैटालिस्ट की उपस्थिति में होता है और उन कैटालिस्ट का नाम है निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। याद रख लो इस चीज को, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ये तीन चीजें अगर कहीं लिखी हुई है, इधर एल्कीन है या इधर एल्काइन है और उसका हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है इन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो वहां पर एल्केन बन जाएगा। समझे मेरी बात को? एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी मेरे पास क्या है? एल्कीन है। और उसने रिएक्शन कैसे देगा? वो ऐसे लिख के देगा, हाइड्रोजन और निकल की उपस्थिति में। ठीक है, ऐसे दे दिया। तो अब आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर बस हाइड्रोजन ऐड कर दो। ये बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, बस हो गया काम। CH3 CH2 CH2 CH3, ये एल्कीन था, ये एल्केन बन गया। और हमारी मेथड का नाम भी क्या है? असंतृप्त से संतृप्त बनाना। तो ये असंतृप्त से संतृप्त बन गया, एल्कीन से एल्केन बन गया। आई बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में आई? कैसे बना रहे अपन? कुछ भी नहीं करना, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, उसके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हटाओ और उसके अंदर हाइड्रोजन लगा दो, एल्केन बन जाएगा आराम से। जितने के जितने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सारे हटा दो और सारे सिंगल बॉन्ड कर दो। ठीक है, तो ये होती है एल्कीन से। अब वैसे ही अपन एल्काइन से देख लेते हैं, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से कैसे देखेंगे? चलो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इधर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, और इधर मैंने लिख दिया निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। वही कैटालिस्ट रहेंगे, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। एग्जाम में जरूरी नहीं हो ये तीनों लिखे हो, उनमें इन तीनों में से कोई एक आएगा। निकल आ सकता है, प्लेटिनम आ सकता है, पैलेडियम आ सकता है। समझ गए मेरी बात को? मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो अब देखो करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, जितने बॉन्ड है उनको तोड़ दो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रखना है। तो यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड अपन तोड़ेंगे, दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे तो दो हाइड्रोजन इसको देने पड़ेंगे और दो ही हाइड्रोजन इसको देने पड़ेंगे। ऐसा ही करना पड़ेगा। चलो,
अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो आपने H2 ही लिखा है, हाइड्रोजन तो 2 ही है, यहाँ पे 4 कैसे देंगे? तो वो चीज आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं रखनी कि सर यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन लिखा है सिर्फ तो भी उसको 2 मोल हाइड्रोजन मान लो। समझ गए मेरी बात को? अगर एल्काइन है तो 2 मोल हाइड्रोजन मान लो। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि जितने अपन को हाइड्रोजन चाहिए उतने ले लो, इसके भरोसे मत बैठो कि ये इतना कहेगा तो ही अपन लेंगे, नहीं। एल्काइन में अगर अपन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, 4 लो। वैसे तो वो आपको 2 मोल हाइड्रोजन दे देगा, नहीं भी दिया, 1 भी दिया, तो भी आपको क्या मानना है? 2 मोल हाइड्रोजन मान लेना, ठीक है ना? करेंगे क्या? कुछ भी नहीं है, सारे बॉन्ड तोड़ दो, CH3 CH3, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया, CH पहले से था, 2 हाइड्रोजन दे दिया तो CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया। समझ गए मेरी बात को? तो इसको अपन क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन का निर्माण कर दिया। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर कैटालिस्ट के तौर पे क्या काम आते हैं? कैटालिस्ट के तौर पर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम काम आते हैं। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है? चलो, हाँ एक चीज, अगर ये रिएक्शन केवल निकल के साथ होती है 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, तो इसको अपन कहते हैं साबात्य सेंडरेन अभिक्रिया। ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को अपन कहते हैं साबात्य सेंडरेन अभिक्रिया, साबात्य सेंडरेन अभिक्रिया। इस चीज को ध्यान रखना, अगर निकल कैटालिस्ट यूज हो रहा है तो वहां पर साबात्य सेंडरेन अभिक्रिया उसको अपन कहेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। कहीं कहीं पर कैटालिस्ट के तौर पर रेने निकल भी हो सकता है, कैटालिस्ट के तौर पे रेने निकल भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। रेने निकल क्या होता है? निकल एल्यूमिनियम NaOH, ठीक है? तो ये भी हो सकता है। इजी है, आई समझ में? कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। डबल बॉन्ड है, हटा करके हाइड्रोजन ऐड कर दो। ट्रिपल बॉन्ड है, हटा करके हाइड्रोजन ऐड कर दो। हमारा टारगेट है एल्केन बनाना। एल्केन कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ो, बस। अब ध्यान इतना सा रखना है कि ये कैटालिस्ट जरूर होने चाहिए उसमें, ठीक है? चलो बेटा इसको, ये पहली मेथड है, ये पहली मेथड है। दूसरी जो मेथड है वो अपन बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसको कहते हैं? RMgX, RMgX को ही तो कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसे कैसे बनाएंगे? उसके साथ में अपन एक कंपाउंड लेंगे, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह। क्या लेंगे? सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह। दूसरी जो मेथड है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMgX, इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसकी रिएक्शन ध्यान से सुनो, RMgX यही होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन अपन को किसके साथ करवानी है? जिसके अंदर भी सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह H+ हो, जिसके अंदर भी, उससे अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले इसकी थ्योरी लिख लो। जैसे कि मैं यहां पे लिखूं, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह के साथ अभिक्रिया कराने से एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है? ये इसकी है कि भाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन अगर आप सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह के साथ करवाएंगे तो वहां पर आपको एल्केन मिलेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ भी करवा सकता हूं? मैं जैसे कि H2O के साथ करवा दूं, जल के साथ H2O, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H या OH, है ना? ये सेम वही H2O ही है। H2O को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई एक हाइड्रोजन अलग करके लिख दिया, OH अलग लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया NH3, या फिर मैंने लिख दिया RNH2,
या फिर मैंने लिख दिया ROH, या फिर मैंने लिख दिया RCOOH, या फिर मैंने लिख दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जितने भी मैंने इनके अंदर रिएजेंट लिखे हुए हैं, इन सभी के अंदर सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह है, और इन सभी के साथ रिएक्शन करके यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RH। यानी कि ये जो R है ना, इसके साथ जो मैंने कहा ना सक्रिय हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसमें जो सक्रिय हाइड्रोजन है वो R के साथ आ जाएगा और बाकी MgX के साथ चला जाएगा। नहीं आया समझ में? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 MgX। ये मेरे पास क्या है? ग्रीन एरो विकर्मक है, क्योंकि ये तो हो गया R MgX। R का मतलब तो समझते हो ना, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर कितने भी नंबर की कार्बन की चेन हो सकती है। तो ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इसकी रिएक्शन अगर इसकी रिएक्शन जो है वो किसके साथ होती है, जिसके मैंने कह दिया CH3OH के साथ रिएक्शन करवानी है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, इसमें से हाइड्रोजन को हटाओ और इसके साथ लगा दो। ये CH3 CH2 R यही वाला तो है, इसके साथ अपन को क्या करना? हाइड्रोजन लगा देना। यानी कि मेरे पास क्या है? CH3 CH2 है, एक हाइड्रोजन में और करूंगा CH3 हो जाएगा, प्लस बाकी जो बचा, जैसे कि ये हाइड्रोजन किसके साथ आ गया? ये हाइड्रोजन तो इसके साथ आ गया, बाकी ये जितना भी बच रहा है ना CH3O, ये इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा बन जाएगा, Mg के साथ X पहले से लगा हुआ है, OCH3 बाद में लगेगा। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये साइड प्रोडक्ट है। आपसे पूछेगा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट के तौर पे आपको केवल इतना ध्यान रखना है, कंफ्यूजन की भी आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास एल्कीन है, R है, उसके अंदर हाइड्रोजन लगा दो अगर ये बीच में दिखे तो। समझ आई मेरी बात? रिएक्शन को सिंपल करने का तरीका बता रहा हूं। अगर आपको इस साइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखे, RMgX दिखे, अब जरूर नहीं है RMgX दिखे, R की जगह वो ऐसे भी लिख सकता है CH3 CH2 CH3 लिख सकता है। समझ गए मेरी बात को? तो वो कुछ भी लिख सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना है कि RMgX है और बीच में इनमें से कोई भी चीज है, या तो जल है या अमोनिया है या एल्कोहल है या एसिड है या फिर एल्काइन है। तो अगर इसमें से कुछ भी मिले तो आपको R के साथ हाइड्रोजन ऐड कर देना, बस इतना सा काम आपको करना है। कर लोगे? आई बात समझ में? चलो ठीक, बेटा इसको तीसरी जो मेथड है ना, वो है अपन इसको बनाएंगे एल्किल हैलाइड से। किससे बनाएंगे? एल्किल हैलाइड से। कैसे बनाएंगे देखो, तीसरी मेथड है, अपन इसको बनाएंगे एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से कैसे बनाएंगे? अपचयन द्वारा। अपचयन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड करना। अपचयन किसे कहते हैं? जब किसी के अंदर हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो उसको अपचयन कहते हैं। भाई ऑक्सीजन ऐड होते हैं तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो रिडक्शन, अपचयन। तो इसका मतलब अपचयन का मतलब सिंपल सा क्या करना है अपन को? हाइड्रोजन ऐड करना है। क्या करना है? हाइड्रोजन ऐड करना है। तो मेरे पास एल्किल हैलाइड है, जैसे कि RX, ये एल्किल हैलाइड होता है, इसका अपचयन कराना है, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करने हैं। हाइड्रोजन ऐड कैसे करेंगे? इसके अंदर जो बीच में कैटालिस्ट चाहिए ना, वो चाहिए अपन को जिंक और उसके साथ एसिडिक मीडियम। तो ऐसा भी लिखा सकता है या फिर ऐसा लिखा सकता है ZnHCl, तो ये भी H प्लस ही है। ठीक है, होगा क्या? इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होंगे, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, ये बन गया RH और ये बन गया HX। तो ये भी क्या बन गया अपने पास? एल्केन बन गया। समझ में आई मेरी बात? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ भी नहीं किया मैंने, एल्किल हैलाइड का अपचयन कर दिया। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना, बीच वाला बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया। सर हमें तो समझ में नहीं आया, जैसे एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में ऐसे आएगा, क्वेश्चन, फिर वहां पे लिखा होगा CH3 CH2 CH2 Cl, और इधर लिखा होगा ZnH प्लस, और इधर ऐसा किया होगा, और या फिर यहाँ पे लिखा होगा B, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्न
अभिक्रिया में उत्पाद बी क्या बनेगा, ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी ये, इस प्रकार का सवाल आएगा। कर लोगे? कैसे करोगे? चलो देखो, करना क्या है, आपको ये तो समझ में आ गई कि ये एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर ZnH+ से होती है तो उससे एल्केन बनता है, पता है इतना? ये सर पता है। कैसे बनेगा एल्केन? सर कुछ भी नहीं करना, ये जो बीच वाला बॉन्ड है ना, इसको हमें तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है। चलो करो काम, CH3 CH2 CH3 प्लस HCl। सर हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बना प्रोपेन। साइड प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा मेन प्रोडक्ट, तो कर लोगे आपसे? चलो मैडम, ओके। अब एक और तरीका है एल्किल हैलाइड से, मैंने एल्किल हैलाइड मिटा दिया। एक और तरीका है एल्किल हैलाइड से ही बनाने का तरीका है, ये भी एल्किल हैलाइड से। इसके अंदर एक चीज आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? वुड्स रिएक्शन पहले मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। थ्योरी लिख दो, 2 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करवाने पर उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है। ये इसकी थ्योरी है। अब कैसे होगा समझो, इसके अंदर भी अपन को क्या करना है, एल्किल हैलाइड लेने, और एल्किल हैलाइड कितने लेने हैं? 2 मोल, ठीक है ना। रिएक्शन कैसे आएगी? कुछ इस तरीके से लिखी आएगी कि आपको दे दिया 2RX 2 सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अब आपको कहेंगे यहाँ पे क्या बनेगा। अब आपको तो नहीं पता यार इसमें क्या बनेगा, लेकिन इतना तो पता है ना कि 2 मोल एल्किल हैलाइड है, सोडियम के साथ रिएक्शन और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये वुड्स रिएक्शन है। इतना तो पता लगा लोगे भाई, ये थ्योरी अगर आपको याद है तो इतना तो पता लगा लोगे कि ये वुड्स रिएक्शन तो होगी, ठीक है। अब बनाना कैसे है देखो, सुनो मेरी बात। हमारे पास क्या है, 2 मोल एल्किल हैलाइड है, तो 1 मोल एल्किल हैलाइड ये हो गया, और दूसरे मोल एल्किल हैलाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, है तो ये भी RX, ठीक है। हमें क्या लेना है? 2 सोडियम लेना है, 2 हमें सोडियम लेना है, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवानी है? ड्राई ईथर की। ये मत भूलना, ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। अब एक बार इसको फिर से पढ़ो, 2 मोल एल्किल हैलाइड, बिल्कुल 1 मोल 2 मोल की रिएक्शन ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करवाते हैं, तो हमें एल्केन मिलेगी। कैसे मिलेगी? कुछ भी नहीं करना, ये जो 2Na है ना, इस 2Na को एक x इधर से पकड़ा दो, एक x इधर से पकड़ा दो, ये बाहर निकालो। तो अब ये क्या निकला? 2NaX बाहर निकल गया, और R और R को आपस में जोड़ो, ये इसके अंदर क्या बन गया? एल्केन बन गया। आई मेरी बात समझ में? जैसे कि एक एग्जांपल से करते हैं, मैंने लिख दिया CH3X प्लस 2Na CH3X, यहाँ पे ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, होगा क्या? ये 2NH बाहर निकल जाएगा, इस R को और इस R को आपस में जोड़ दो, CH3 CH3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2NaX बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये करना है बस, इसको अपन कहते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर एक खास बात नोट करके लिख लो, इससे एल्केन का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? समझ में आई? सॉरी एल्केन नहीं, मिथेन, इसे मिथेन CH4, इससे CH4 का निर्माण नहीं किया जा सकता। कैसे करोगे CH4 बताओ? कम से कम आप कोई एल्किल हैलाइड लोगे तो CH3X लोगे, और उससे अपन को क्या बन रहा है? एथेन मिल रहा है। तो मेथेन तो कभी बनेगा ही नहीं इससे, क्योंकि इसमें हमने लिखा है उच्चतर एल्केन बन रहे। अब आपसे कहें कि 3 कार्बन का जैसे, तो इसके अंदर जैसे कि इधर अपन ने 1 कार्बन का लिया,
तो इससे 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा कम से कम, तो फिर एक वाला तो बन ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। तो ये चीज इसलिए आपको याद रखनी है कि CH4 का निर्माण इस वुड्स रिएक्शन द्वारा नहीं किया जा सकता। CH4 का निर्माण वुड्स रिएक्शन से नहीं कर सकते। समझ गए इस चीज को? बहुत आसान है यार। वुड्स रिएक्शन 2 मोल एल्किल हैलाइड लेने हैं, उसकी रिएक्शन 2Na के साथ करवानी है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। 2NaX निकाल लो और जो भी R आ रहा है उसको आपस में जोड़ दो। समझ गए? एक रिएक्शन और करवाओ, जैसे कि मैंने कहा CH3 CH2 CH2X, इसकी रिएक्शन 2Na के साथ हो रही है। करना क्या है? कुछ भी नहीं, इसको वापस उल्टा करके लिख दो CH2 CH2 CH3। अब इसके अंदर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, कुछ भी नहीं करना। ये 2NaX बाहर निकल गया, इसको आपस में अटैच कर दो सभी को। CH3 CH2 कितने 2 है? 1 2 3 4 और CH3, ये इसके अंदर बन गया। समझ गए? तो जस्ट इसके अंदर जितने कार्बन है ना उससे डबल कार्बन का बनेगा, क्योंकि ये और ये दोनों अटैच हो जाते हैं और NaX तो निकलेगा ही। ठीक है, चलो बेटा उसको। अब एक रिएक्शन है जिसका नाम है फिटिंग रिएक्शन। देखो अभी तक मैं आपको 2 नेम रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, एक साबात्य सेंडरेंस और एक वुड्स रिएक्शन। अब आती है एक तीसरी फिटिंग रिएक्शन। क्या होती है फिटिंग रिएक्शन? बिल्कुल ऐसी है, कुछ भी फर्क नहीं है, इसकी जैसी की जैसी। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में बस फर्क इतना है कि वहां पर जो हम R ले रहे थे वो एल्किल हैलाइड था, यहाँ पर एरिल हैलाइड होगा। एरिल हैलाइड का मतलब बेंजीन वाला ग्रुप होगा। जैसे कि वहां पे हम ले रहे थे CH3X, तो यहाँ पे अपन लेंगे बेंजीन। ये लिया, बीच में 2 है Na और ये हो गया। यहाँ पे भी कोई ड्राई ईथर, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, बस केवल इतना सा फर्क है कि वहां पर एल्किल था, यहाँ पर एरिल है। अगर एल्किल होता है तो वुड्स रिएक्शन कहते हैं, और एरिल होता है यानी कि बेंजीन जैसा कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो उसको अपन क्या कहते थे? फिटिंग रिएक्शन। काम वही करना है, 2NX निकाल लो, इनको आपस में जोड़ दो, बस ये बन गया और साथ में 2NX निकल गया। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। अब एक तीसरी रिएक्शन या चौथी अपन कह सकते हैं वुड्स फिटिंग। तो बताओ कैसे होगी, दिमाग लगाओ। वुड्स फिटिंग रिएक्शन कैसे होगी? वुड्स फिटिंग, एक नाम आ रहा है वुड्स यानी कि एल्किल हैलाइड लेना है, और एक नाम आ रहा है फिटिंग यानी कि एरिल हैलाइड लेना है। कैसे? देखो, इधर मैंने ले लिया CH3X और इधर मैंने ले लिया बीच में वही 2Na, और इधर मैंने ले लिया ये कंपाउंड। समझ गए मेरी बात को? एक हमने एल्किल हैलाइड लिया क्योंकि वुड्स लिखा हुआ है, एक हमने एरिल हैलाइड लिया क्योंकि फिटिंग लिखा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन करवा दो, वही काम फिर से 2NX निकाल दो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, और यहाँ पर ये आपका बेंजीन, इससे जुड़ जाएगा CH3 और 2NX निकल जाएगा। आई समझ में? इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब एक रिएक्शन आती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन ये कैसी होती है? वुड्स रिएक्शन के एग्जैक्ट सेम होती है। जैसे वुड्स रिएक्शन होती है ना, वैसे की वैसी ये होती है। सर कैसे? वुड्स रिएक्शन में हमने क्या लिखा? एल्किल हैलाइड होता है, एक एल्किल हैलाइड इधर होता है, ठीक है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, उससे अपन को RR मिलता है। लेकिन उसके अंदर अपन बीच में 2Na लेते थे, इसके अंदर अपन को Zn लेना, तो ये इसके अंदर ZnX2 निकल जाएगा, RR बन जाएगा ZnX2। आई समझ में? कुछ भी नहीं किया मैंने। वुड्स रिएक्शन में यहाँ पर 2 मोल Na लेते थे, जबकि यहाँ पर अपन को केवल एक जिंक लेना है। क्यों? जैसे कि Na पर तो प्लस होता है, तो ये केवल एक एल्किल हैलाइड को ले जा सकता है, लेकिन अपन को कितने के ले जाने हैं? 2 को ले जाने हैं, इसलिए अपन 2 मोल लेते थे ताकि 2X को ये लेके जाए, है ना, तभी तो 2NaX होता था। लेकिन यहाँ पर जिंक पर जो है वो +2 होता है, ये 2 एल्किल हैलाइड को अकेले ले जा सकता है, इसलिए जिंक अपन एक ही काम में लेते हैं, सोडियम 2 काम में लेते थे, जिंक एक ही काम में लेना है। तो अगर बीच में जिंक काम में ले रहे हैं तो फ्रैंकलैंड, और सोडियम काम में ले रहे हैं तो वुड्स, बस इतना सा फर्क है, बाकी पूरा प्रोसेस है।
ठीक है, तो ये सारी की सारी अभिक्रिया आपको समझ में आई। वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन सारी एक ही जैसी है, एक ही जैसी है सारी, कोई फर्क नहीं है। बस वुड्स के अंदर एल्किल लेना है, फिटिंग के अंदर आपको एरिल लेना है, वुड्स के अंदर आपको सोडियम लेना है, फ्रैंकलैंड के अंदर आपको जिंक लेना है। ये नॉर्मल सा मामूली सा डिफरेंस है, बाकी सभी के अंदर प्रोसेस क्या है, सेम है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और आपको दोनों को मिला करके एक हाइयर एल्केन बना देना। समझ में आई मेरी बात? चलो इसको नोट करो, इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लिया इसको? चलो अगला है कार्बोक्सिलिक अम्लों से भी बना सकते हैं। अभी तक हमने कितनी पढ़ी, याद करो एक बार फिर से। पहला हमने पढ़ा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, दूसरा हमने पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और तीसरा हमने पढ़ा एल्किल हैलाइड से। अब चौथा अपन पढ़ेंगे किससे, कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों से कैसे बनाएंगे अभी बताते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? समझने वाली कोई चीज ही नहीं है, सारी समझ में आ ही रही है। ठीक है, चौथा अपन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों से इसके अंदर देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे मैंने ले लिया RCOOH। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, होगा क्या इसमें, वी कार्बोक्सिलीकरण होगा, डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या होता है, CO2 का निकलना, CO2 का निकलना। CO2 अगर निकल जाती है तो उसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। RCOOH है, इसकी रिएक्शन अपन को करवानी है सोडा लाइम के साथ। सोडा क्या ही लिख रहा हूं आज, इसकी रिएक्शन अपन को करवानी है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO, ये जो मिक्सचर होता है इसको सोडा लाइम कहते हैं। अगर इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ होती है, ये जो CO2 है ना, इस CO2 को उड़ा दो, कुछ भी नहीं करना। ये एल्किल मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें से CO2 उड़ा दो, तो CO2 उड़ा दी तो हमारे पास पीछे क्या बचा, RH। जैसे एक एग्जांपल से करते हैं, जैसे कि मैंने ले दिया CH3 CH2 COOH और ऐसा लिखा हुआ रिएक्शन NaOH प्लस CaO। मतलब आप समझ गए, कार्बोक्सिलिक अम्ल है और उसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ हो रही है। करना क्या है, CO2 उड़ा दो, CO2 उड़ा दो तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और इसके साथ ये हाइड्रोजन लगा दो, यानी कि CH3, साथ में CO2 यहां से उड़ जाएगा, तो इसको दर्शाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा। कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना। आपको पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन जब सोडा लाइम से होती है, हमको केवल CO2 उड़ाना है। अगर यह CO2 उड़ाओगे तो हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा। समझ गए? अब एक ऐसे रिएक्शन मान लो RCOONA लिखा हुआ आ गया और इसकी रिएक्शन आपको NaOH प्लस CO के साथ करवानी है। वही रिएक्शन है, सेम ही रिएक्शन है, क्या करना है, RH साथ में Na2CO3 बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को? RH का H ही रहेगा, साथ में क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। आई बात समझ में? एक चीज नोट करके लिखो, उत्पाद में अभिकारक की तुलना में एक कार्बन कम होता है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें कितने कार्बन है सर, 1 2 3 कार्बन है सर। इसमें 1 2 मतलब उत्पाद के अंदर 2 ही कार्बन है, इसके अंदर 3 कार्बन है। तो यही बात मैंने लिखी, उत्पाद में अभिकारक की तुलना में एक कार्बन कम होता है। क्यों हुआ कम? क्योंकि CO2 उड़ रहा है। अभिक्रिया का नाम ही क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 उड़ाना। तो अगर CO2 उड़ी तो एक कार्बन तो कम हुआ ही। ठीक है, चलो आई बात समझ में? ओके, बैठा दो इसको, कर लोगे, कोई भी रिएक्शन आएगी कुछ नहीं करना, CO2 उड़ाना है बस।
अब एक दूसरा मेथड है कार्बोक्सिलिक अम्लों से ही है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करेंगे। लाइन जो बोली मैंने उसको ध्यान से सुनो, जो लाइन मैंने बोली उसको ध्यान से सुनो। ये वही मेथड है फोर्थ वाला, उसके अंदर सेकेंड टाइप है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों का जलीय विद्युत अपघटन। ठीक है ना, जलीय विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होगा इसमें, मैंने ले लिया RCOONA, ले लिया RCOONA, लेना क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण ले लिए, इसका जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाना, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना। ये रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तब आपको ध्यान रखना है, अपन को मिलेगा R प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस हाइड्रोजन। कैसे सर, क्या किया आपने, सुनो भाई बात। अगर ये ऐसा लिखा हुआ होता है तो इसको 2 मोल आपको मानना है। एक भी अगर लिखा हुआ है तो उसको 2 मोल मानना है। कितने मोल मानना है, 2 मोल। अब अगर आप इसको 2 मोल मानेंगे, इसको अपन 2 मोल मानते हैं ना, तो यहाँ पर ये दोनों मोल आपस में जुड़ जाएंगे, R और R हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, R और R हो जाएगा, साथ में CO2 और NaOH और H2। ये जो दोनों चीज रिलीज होती है ना, ये रिलीज होती है एनोड पर, तो ये दोनों चीजें रिलीज होती है कैथोड पर। ये एल्केन और CO2 एनोड पर रिलीज होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होगी। तो ये पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों की जलीय विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कहां मुक्त होती है, कैथोड पर। कार्बन डाइऑक्साइड कहां मुक्त होती है, एनोड पर। एल्केन का जमाव कहां पर होता है, एनोड पर। NaOH का जमाव कहां पर होता है, कैथोड पर। याद रख लोगे, चलो करना कुछ भी नहीं है, बस जो भी आपको कंपाउंड दे उसको कर देना। जैसे कि मुझे दे दिया 2, इसका एग्जांपल अपन देखते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैं जनरल चीजें बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया CH3CH2COONA, इसका रिएक्शन H2O से करवाना है और यहाँ पर अपन को क्या करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना। ऊपर लिखा होगा विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर ऐसा लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्लों का विद्युत अपघटन करवाना है, अगर यहाँ पे 2 लिखा है चाहे नहीं लिखा है, आपको 2 मानना है। 2 मानते ही क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ये जो CH3CH2 है ना, इसके 2 मोल है, तो बस एक CH3CH2 ये हो गया और दूसरा CH3CH2 ये हो गया। ये बन गया अपना प्रोडक्ट। आई कि नहीं आई समझ में मेरी बात भाई। CH3CH2 एक तो ये, जैसे कि एक तो ये हुआ CH3CH2 और दूसरा CH3CH2, ये हुआ, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, प्रोडक्ट बन गया। इतना आसान है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोल्बे विद्युत अपघटन भी बोलते हैं इसको, कोल्बे विद्युत अपघटन। रख लोगे याद इसको, चलो डन बेटा। अब अपन पढ़ाएंगे मतलब बताएंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के बाद कार्बोनिल कंपाउंड से। 4 तरह की मेथड हो चुकी है, अगला है कार्बोनिल कंपाउंड से। अब अपन को किससे बनानी है, कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना है। 5 मेथड लिखो कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, इसी को तो कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। अगर यहाँ पर R और H जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड कह देंगे, और R और R जुड़ा हुआ है तो कीटोन कह देंगे, ठीक है ना। तो वो कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब है सिर्फ CO ग्रुप से। अगर इसकी रिएक्शन अब इसे कैसे बनाएंगे देखो,
कार्बोनिल यौगिकों के से कैसे बनाएंगे, अपचयन द्वारा, रिडक्शन द्वारा। सारी चीज मैं बता रहा हूँ कि किसमें कैसे बनाएंगे, किसमें वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा बनाएंगे, किसमें अपचयन से बनाएंगे, तो वो चीजें भी मैं लिख रहा हूँ साथ ही साथ। अब इसके अंदर अपन को अपचयन से बनाना है। अपचयन का मतलब ही क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड करना। अपचयन का मतलब ही क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड करना। अपन इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। मुझे क्या करवाना है, अपचयन करवाना, यानी कि 4 हाइड्रोजन ऐड करने। मेरे पास 2 तरीके, उन दोनों तरीकों को तो बाद में समझेंगे, लेकिन इन दोनों ही चीजों से होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। देखो पहला प्रोसेस समझो। प्रोसेस ये है कि अगर आप ये कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो कुछ भी नहीं करना, ये दोनों बॉन्ड तोड़ दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो और 2 ही हाइड्रोजन इसको दे दो। मेरी बात समझ भाई, ये जो बॉन्ड है ना, इन दोनों को ही तोड़ दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, तो बनेगा क्या, ये जो C है इसके साथ H2 आ जाएगा और O के साथ 2 हाइड्रोजन आने से जल बन जाएगा। देख लो बना कि नहीं बना। या फिर ऐसे समझ लो, ये C डबल बॉन्ड O है, इसके अंदर अपन इस ऑक्सीजन को यहां से हटा देंगे और इसको 2 हाइड्रोजन पकड़ा देंगे। समझ में आई मेरी बात, दोनों तरीके से समझ लो, जैसे भी आपको समझ में आए। या तो ये डबल बॉन्ड है, इसको काटो, इसको तोड़ो, तोड़ो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 इसको दे दो, क्योंकि 4 हाइड्रोजन हमने ले ही रखे। तो अगर इसको ऐसा करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज में ले रहे हैं वो चीज देखना। अगर ZnHg HCl यूज में ले रहे हैं तो भी ये प्रोडक्ट बनेगा, या फिर NH2 KOH की प्रेजेंस में तो भी ये प्रोडक्ट बनेगा। तो सर तो कुछ भी नहीं, बस नाम अलग अलग हो जाता है। अगर ये रिएजेंट कहां में ले रहे हैं तो इसको अपन बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये रिएजेंट कहां में ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं अपन वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। आई बात समझ में, चलो। NH2 जो होता है ना, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन बोलते हैं, NH2 ये भी लिख रहा है, NH2 को बोलते हैं हाइड्राजीन। तो दोनों ही तरीकों में, चाहे क्लीमेंसन रिडक्शन हो चाहे वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन हो, तरीका एक ही है, प्रोसेस एक ही है। बस फर्क केवल इतना सा आएगा कि अगर ये रिएजेंट यूज हो रहा है तो क्लीमेंसन कह देंगे, और ये रिएजेंट यूज हो रहा है तो वुल्फ-किर्चनर कह देंगे। बाकी कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल यही है बस कि रिएजेंट कौन सा यूज ले रहे हैं। प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, वही प्रोडक्ट बनेगा। एग्जांपल से समझते हैं, नहीं तो तुम, जैसे कि मैंने लिख दिया CH3 CHO और बीच में यहां पे लिख दिया मैंने ZnHg HCl, ऐसे आ जाएगी रिएक्शन। तो अब रिएक्शन देखते ही आपके दिमाग में खट से आना चाहिए कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है। और सर ZnHg HCl तो क्लीमेंसन रिडक्शन में काम आता है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसको अपन तोड़ना सीखे कि भाई C डबल बॉन्ड O ग्रुप अलग हो जाएगा, एक तो इसमें CH3 लगा हुआ है, एक इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। और अगर ये रिएजेंट है तो इस ऑक्सीजन को हटा करके CH2 पकड़ा दो, यानी कि ये हमारे पास CH3, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा। या फिर इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 ये बन गया एल्केन। आई बात समझ में, ऐसे करना आपको। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, बाकी मेन जो बेसिक रिएक्शन है वो ऊपर लिखी है, ठीक है, क्लियर। चल 5 हो गया। अब छठी चीज लिखो। देखो आपको लग रहा होगा सर इतना क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ये है नीट और जेई लेवल का कंटेंट। तो एग्जामिनर कितना ही डेप्थ चला जाए, कितना ही डेप्थ सवाल वो ऐसा बना ही नहीं सकता जो अपने नोट से बाहर हो, ठीक है। इसलिए अपन सारी चीजें पढ़ रहे हैं, और ऐसा तो है नहीं कोई चीज मुश्किल है, बहुत आसान से समझ में आ रही है सारे। अगली जो छठी मेथड है वो अपन इसको बना सकते हैं
एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या एसिड के अपचयन से इन सबसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? कोई भी आपको एल्कोहल दे दिया, ROH दे दिया, या कोई भी आपको एल्डिहाइड दे दिया, RCHO, या कोई भी आपको कीटोन दे दिया, RCOR दे दिया, ठीक है, या फिर कोई भी एसिड दे दिया, RCOH। अगर इसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये रिएजेंट लिखा हुआ है रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये रिएजेंट लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना, उस R के साथ उसे एक हाइड्रोजन लगा देना। R के साथ, अरे यार, उस R के साथ आपको क्या कर देना है, जो भी उसके अंदर R है उसके साथ हाइड्रोजन ऐड करना। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी सिंपल है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें सोचना ही नहीं है कि क्या बनेगा, कुछ नहीं, वो अपने आप बनाया हुआ है। R यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जैसे कि मैंने कहा CH3 CH2 COOH, ये लिखा हुआ है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसने लिख दिया रेड फॉस्फोरस प्लस HI लिख दिया, तो करना क्या है, मुझे कुछ भी नहीं करना, ये जो R है ना, यही तो है R, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा मैं, CH3 CH3, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ये R है, R के साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, पहले दो थे अब तीन हो गए, बस इतना सिंपल है। लेकिन रिएजेंट ध्यान रखना, रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। चलो एक लास्ट है, छोटी सी है, कुछ कोई ज्यादा नहीं है, कार्बाइड से, लास्ट है कार्बाइड के जल अपघटन से। कार्बाइड कैसे लिखते हैं वही भूल गया, अरे यार, कार्बाइड के जल अपघटन से, इससे ये मेथेन के निर्माण की स्पेशल मेथड है। अगर अपन लेते हैं Al4C3 और इसका जल अपघटन करवाते हैं, इससे अपन को मेथेन मिलेगा CH4, इसको याद रखना बस, मेथेन निर्माण की स्पेशल मेथड है ये। और मान लो अपन ने कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन कर दिया, तो इससे अपन को क्या मिलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिलेगा, एल्काइन, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने वैसे ही बता दी साथ में एल्काइन की, लेकिन ये एल्केन की रिएक्शन है। एल्यूमिनियम कार्बाइड का जल अपघटन करेंगे तो मिथेन बनेगा, मिथेन, ठीक है। आई बात समझ में? डन डन डन, चल मिटा दो इसको। अब मुझे बताओ निर्माण की विद्या मैंने कितनी बताई आपको, 6 विद्या बताई, ये लास्ट वाली 7, एक कार्बाइड वाली माने तो 7। अब मुझे बताओ याद करके कौन कौन सी बताई, कौन कौन सी विद्या बताई, मेरे को याद करके बताओ, एक बार याद करो सारी चीजें, कौन कौन सी विद्या बताई मैंने। सबसे पहली मेथड मैंने बताई, अपन पढ़ क्या रहे हैं, भूलते नहीं गए, निर्माण की विद्या पढ़ रहे हैं, एल्केन कैसे कैसे बना सकते हैं। तो पहले तो हमने कहा एल्केन भाई बना सकते हैं हम एल्कीन और एल्काइन से, एल्केन हम एल्कीन और एल्काइन से बना सकते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि मैं यूं कहूं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना, उसके अंदर जो डबल बॉन्ड है एल्कीन में या जो ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन में, उसको हटा करके हाइड्रोजन ऐड कर दो, उसको हटा करके हाइड्रोजन ऐड कर दो, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोजनीकरण कर दो, हाइड्रोजनीकरण कर दो। अब सर हाइड्रोजनीकरण करेंगे कैसे, तो यहाँ पे बस इतना सा ध्यान रखना, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में करेंगे। एल्कीन और एल्काइन में हाइड्रोजन कैसे ऐड करेंगे, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में। मिलेगा क्या अपन को, एल्केन मिल जाएगा। पहली रिएक्शन क्लियर। दूसरा तरीका हमने पढ़ा कि सर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, RMgX। अब मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी ऐसे समूह से करवा दो जिसमें H+ हो, जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह हो, उससे करवा दो। तो सर हमें तो पता ही नहीं है कौन कौन से सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह है, तो जितने मैंने आपको लिखा है H2O, NH3, RNH2, COOH, ROH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
यही मिलेंगे आपको 99%। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इनमें से किसी के साथ होती हुई दिखाई दे रही है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर लगा हुआ है ना, RMGX, उसमें आर लगा हुआ है, आर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, CH3 CH2 CH2 हो सकता है। तो वो इतना मतलब मुझे लगता है आपकी समझ में है, ये जो भी आर है उसके साथ हाइड्रोजन लगा, बस इतना सा काम, उसके साथ हाइड्रोजन लगा दो। तीसरी मेथड हमने पढ़ी एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड के अंदर भी दो तरीके, एक तो एल्किल हैलाइड का अपचयन करवा दो, एल्किल हैलाइड का अपचयन करवा दो। अपचयन कैसे करवाएंगे, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अपचयन के अंदर आपको जिंक के साथ H+ लेना है, जिंक के साथ एसिडिक मीडियम लेना है, अम्लीय माध्यम लेना है। जिंक के साथ HCl लिखा हुआ आ सकता है या जिंक के साथ H+ लिखा हुआ आ सकता है। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर भी R के साथ H लगा, R के साथ सब जगह का क्या हो रहा है, R की जगह H लगा दो, मोस्ट जगह यही हो रहा है, तो यहाँ पे R की जगह H लगा दो। फिर सर आपने वुड्स रिएक्शन बताई, वो भी एल्किल हैलाइड वाली थी। वुड्स रिएक्शन में मैंने ये केवल इतना कहा कि 2 मोल एल्किल हैलाइड लेने हैं, सोडियम की उपस्थिति में उनकी रिएक्शन करवानी है, 2NX बाहर निकल जाएगा, R आपस में जुड़ जाएंगे। फिटिंग रिएक्शन में एल्किल की जगह एरिल हैलाइड ले लेना है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में सोडियम की जगह जिंक ले लेना है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है सर। उसके बाद हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक अम्लों से कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना। कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन जब आप सोडा लाइम के साथ करवाओगे तो सोडा लाइम का काम होता है उसमें से CO2 निकाल लेना, जैसे ही CO2 निकलेगी क्या बच जाएगा, RH बच जाएगा, ठीक है। या फिर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके अंदर 2 मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते थे, R को आपस में जोड़ दो, यानी कि जैसा वुड्स रिएक्शन में किया वैसा ही इसमें कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में करना है, ठीक है सर। उसके बाद हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक अम्लों के बाद कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें भी CW ग्रुप होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है सर। कार्बोनिल कंपाउंड से 2 तरीके हैं, एक क्लीमेंसन रिडक्शन, एक वुल्फ-किस्लर रिडक्शन। सर दोनों तरीके में क्या प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। दोनों तरीके अलग अलग कहने का मतलब केवल इतना सा है कि उसमें रिएजेंट के अंदर फर्क होगा। अगर ZnHgHcl हो रहा है तो क्लीमेंसन, और NH2NH2KOH हो रहा है तो वुल्फ किस्लर। बाकी प्रोडक्ट सेम बनेगा, ऑक्सीजन को हटा करके 2 हाइड्रोजन ऐड कर, ठीक है। फिर लास्ट के अंदर अपन ने पढ़ा कि चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एल्कोहल हो, इन सभी की रिएक्शन अगर रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ होती है तो R के साथ H लग जाता है, R के साथ H लग जाता है। ये सारी की सारी मेथड है एल्केन बनाने की, और एग्जाम में इससे बाहर आपको कोई मेथड नहीं मिलेगी, इन्हीं में से सवाल मिलेगा, इन्हीं में से, ठीक है। चलो अब अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म के अंदर वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, एक लाइन बस आपको ध्यान में रखनी। अब अपन क्या पढ़ते हैं, एल्केन के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। छोटी छोटी बातें हैं, कुछ लिख लो। सबसे पहले इसके जो निम्न सदस्य होते हैं, निम्न सदस्य यानी कि कार्बन 1 से लेकर के 4 तक वो गैस होते हैं, और जो उच्च सदस्य होता है, हायर मेंबर होते हैं, उच्च सदस्य, वो मोमीय ठोस होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। निम्न सदस्य गैस होंगे और हायर मेंबर जो होते हैं वो आपके सॉलिड होते हैं। दूसरा, इनका घनत्व जल से भी कम होता है, इनका घनत्व जो है वो जल से भी कम होता है, ठीक है। अब आती है तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर केवल एक बात याद रखनी है, समानुपाती होगा अनुबार के और व्युत्क्रमानुपाती होगा ब्रांचिंग के। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल बन सकता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का अगर सवाल आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट अणुभार के तो समानुपाती होगा और ब्रांचिंग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या फिर मैं अणुभार को यूं कह सकता हूं, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, जितने ज्यादा कार्बन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। एग्जांपल के लिए मैं आपको दे दूं, जैसे कि मैंने ये कह दिया CH3 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 CH2 CH2
CH3, या फिर मैंने ये दे दिया CH3 CH2 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 CH3। बताओ इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का क्रम क्या होगा, कौन से एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? बताओ क्या चीज देखोगे, अणुभार, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा इसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। या फिर मैं यूं कह दूं कि नंबर ऑफ कार्बन के भी समानुपाती, तो जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। इसमें 2 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, तो ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? चल एक एग्जांपल और करते हैं, ब्रांचिंग वाला। ये कैसे सर? तो फिर सुनो, ब्रांचिंग के अंदर मान लो आपके ऐसे आ गया CH3 CH2 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 CH3, और एक आ जाएगा CH3 C CH3। बताओ इसके अंदर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? अब ब्रांचिंग वाला ये मतलब अणुभार वाला काम खत्म। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 कार्बन, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 कार्बन, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट और ब्रांचिंग इसकी सेम है। मॉलिक्यूलर वेट और ब्रांचिंग इसकी सेम है, सॉरी क्या कहते हैं उसको, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, कार्बन की संख्या समान है, तो क्या करेंगे, ब्रांचिंग देखेंगे। ब्रांचिंग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो यहां पर ब्रांचिंग ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, तो इसका ज्यादा। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अशाखित होता है, अशाखित एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है शाखित से। ठीक है, तो यहां से सवाल बन सकता है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटाओ इसको। चलो अब अपन को पढ़ना है रासायनिक गुणधर्म, यानी कि एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये है कि एल्केन कौन कौन सी रिएक्शन दर्शाएगा। अभी तक हमने पढ़ा कि एल्केन को कैसे बना सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि एल्केन कैसी कैसी रिएक्शन देता है, या फिर एल्केन क्या क्या बनाता है। ठीक है, चल हेडिंग लगाओ, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। और उसके अंदर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म के अंदर सबसे पहले हेडिंग लगाए हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, हेलोजिनेशन को हिंदी में कहेंगे हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण। अब मुझे मतलब बताओ हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है। हेलोजनीकरण का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजनीकरण, तो हाइड्रोजनीकरण का क्या मतलब था, हाइड्रोजन ऐड होना। तो हेलोजनीकरण के अंदर भी क्या हो जाएगा, हेलोजनीकरण के अंदर क्या हो जाएगा, हेलोजन ऐड हो जाएगा। एक चीज सबसे पहले बताओ कि एल्केन कैसी रिएक्शन देता है। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया उस समय बताया था कि एल्केन कैसे रिएक्शन देता है, याद करो उसको, कैसे देता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो एल्केन की जितनी भी रिएक्शन होती है वो होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जितनी भी रिएक्शन होगी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। अब अपन ये देखते हैं कि एल्केन का हेलोजनीकरण कैसे होगा। जैसे कि मैंने लिया CH4, एल्केन है, इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा हेलोजन के साथ। X2 का मतलब यहाँ पे क्या है, हेलोजन है, X2 का मतलब
हेलोजन है, तो इसकी रिएक्शन में हेलोजन के साथ करवाऊंगा सनलाइट की प्रेजेंस में। एच न्यू का मतलब होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट, या फिर अपन मैं यूं भी लिख दूं सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। होगा क्या, कुछ भी नहीं करना, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दो और X यहां पर ऐड कर दो, तो CH4 थे, एक हाइड्रोजन कम कर दो और X ऐड कर दो। हुआ कैसे देखो, यहाँ पे CH4 है, यहां पर X और X है, ऐसे समझो, ये CH4 है और इधर हमारे पास X और X है, तो यहां पर क्या करना है, एक हाइड्रोजन X ये चला जाएगा और ये इसके स्थान पे आ जाएगा। समझ गए मेरी बात, ये हो। लेकिन अपन को माथा पच्ची नहीं करनी, केवल इतना से याद रखना है कि अगर एल्केन की रिएक्शन X2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो एक हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे X लगा दो। अगर फिर से ये रिएक्शन होती है, जैसे कि X2H, फिर से रिएक्शन होगी तो एक हाइड्रोजन और हटा दो, X2 लगा दो। फिर से रिएक्शन हो रही है X2 के साथ H की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन और लगा दो। समझ गए मेरी बात को, ऐसे करते जाएगी रिएक्शन। तो ये होती है रिएक्शन, इसको हेलोजिनेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मैंने ले लिया CH4 Cl2H, होगा क्या, CH3 Cl बन जाएगा, ठीक है। और करवा दी मैंने Cl2 के साथ रिएक्शन H की प्रेजेंस में, तो CH2 Cl2 बन जाएगा। कुछ नहीं करना, बस हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह आपको क्या ऐड कर देना है, हेलोजन ऐड कर देना, जो भी आपको दे रखा है। लेकिन ये चीजें केवल और केवल इसके अंदर, केवल और केवल ऐसा जो है वो क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण में ही होता है। क्यों, उससे पहले एक चीज समझो, नोट करके लिखो, हेलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम, हेलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम, वो क्रम क्या है, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होती है फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की और उसके बाद आयोडीन की। ये इसमें क्रियाशीलता का क्रम है। सबसे ज्यादा क्रियाशील, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, ये सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है, सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। आयोडीन सबसे स्लो है ना, सबसे कम अभिक्रियाशील है। क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने ऊपर लिखे हुए हैं ना X2, ये क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, फ्लोरीन और आयोडीन के लिए अलग केस है। मान लो मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, जैसे CH4 की रिएक्शन मैंने F2 के साथ करवाई सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां पर ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे कि Cl2 के साथ करवाई तो ये बना, F2 के साथ ऐसा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ज्यादा क्रियाशील है, तो ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आयोडीन के साथ करवाऊं, CH4 इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाऊं, और यहां पर भी अगर मैं ये रिएक्शन कराऊं H की प्रेजेंस में, तो यहां पर ये बनेगा ना CH3I, ये इतना कम अभिक्रियाशील हो गया, वापस ये बन जाएगा, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया आएगी, वापस से आपका एल्केन बन जाएगा। तो सर कैसे बनाएंगे, इनको बनाने का अलग तरीका, फ्लोरीनेशन का अलग तरीका है। फ्लोरीनेशन में अगर आप फ्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन आपको अंधेरे में करवानी है, ये रिएक्शन आपको अंधेरे में करवानी है, तब जाकर के आपके पास ये बनेगा CH3F। तो ये अलग तरीका है इसके अंदर फ्लोरीनेशन का, ये तरीका नहीं चलेगा। फ्लोरीनेशन का अपना अलग तरीका, आयोडीनेशन का अपना अलग तरीका। कैसे, CH4 की रिएक्शन आयोडीन से अगर करवानी है तो आपको HiO3 लेना है। यहाँ पर HiO3 को क्या कहते हैं, आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल। इसके साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको CH3I मिल जाएगा। तो ये दोनों के अलग तरीके हैं। जबकि यहाँ पर X2 की तौर पे अपन Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, ये दो ही ले सकते हैं, Cl2 या Br2 ले सकते हैं। फ्लोरीन का ये तरीका है, आयोडीन का ये तरीका है। तो ये है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये आपका क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ये आपका फ्लोरीनेशन और ये आपका आयोडीनेशन। हिंदी में बात करूं तो क्लोरीनीकरण, ब्रोमिनीकरण ये तरीका, फ्लोरीनीकरण का ये तरीका, आयोडीनीकरण का ये तरीका। मतलब क्या, मतलब जो लिखा हुआ उसको ऐड कर दो। क्लोरीनीकरण का मतलब क्लोरीन ऐड करो, फ्लोरीनीकरण का मतलब फ्लोरीन ऐड करो, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया, समझ में भी आ गया। चलो सेकंड, इसके अंदर जो रासायनिक गुणधर्म है उसके अंदर अपन को पढ़ना है दहन, कंबंशन। क्या होता है दहन? एल्केन का जो दहन होता है वो कैसे होता है और सवाल कैसा बनेगा? बहुत आसान है। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दहन, कंबंशन। एक जनरल इक्वेशन में आपको लिख के दे रहा हूं, उसको याद रखना। एल्केन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये होता है। ठीक है सर, अपन क्या करवा रहे हैं? दहन करवा रहे हैं। दहन किसकी प्रेजेंस में होता है सर? ऑक्सीजन की प्रेजेंस। कोई भी चीज अपन जलाते हैं किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना वो आपको लेने हैं 3n+1/2, याद रख लोगे। इससे दहन से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कितने? NCO2, और जल के अणु बनेंगे N+1H2। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ये अगर आप याद करोगे तो दहन का कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये एल्केन का फॉर्मूला याद है सबको। ये एक याद रख लेना, 3n+1/2O2 होता है। बाकी NCO2 N+1H2 ये तो अपन को याद है। कैसे? एक एग्जांपल, जैसे कि मुझे कह दिया कि पेंटेन का दहन करना है, पेंटेन का दहन, तो पेंटेन का मुझे सूत्र पता है। पेंटेन का मतलब कार्बन 5 है तो C5, पेंटेन का मतलब क्या हो गया? C5H12। इसका मुझे दहन करना है। n कितना है? 5 है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पेंटेन की। अच्छा, 3n+1/2, तो 3n कितना है? n कितना है? 5। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 + 1 16, 16/2, 16/2 8 ऑक्सीजन चाहिए। NCO2 यानी कि n कितना है? 5, तो 5 CO2, और N+1H2 यानी कि 5 + 1 6H2। ये हो गया, ये इसकी दहन की रिएक्शन होगी पेंटेन की। सवाल कैसा आएगा सर? हमें तो समझ में नहीं आया, सवाल ऐसा आएगा। क्वेश्चन आ गया, हेक्सेन के दहन से कितने मोल जल के अणु निकलेंगे? ठीक है, सवाल ये आएगा, ऑक्टेन के दहन हेतु कितने मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? यह सवाल ये आएगा कि ऑक्टेन के दहन के अंदर कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। समझ में आया कैसे सवाल बनेगा? कर लोगे। जैसे कि पेंटेन लिया, आपसे पूछा पेंटेन के दहन में कितने मोल जल के अणु निकलेंगे? 6 मोल। पेंटेन के दहन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? 8 मोल। पेंटेन के दहन में कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे? 5। ठीक है, कैसा भी सवाल आ जाए कर लोगे। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, फिर कैसा भी सवाल आ जाए क्या फर्क पड़ता है। क्लियर? चलो ये हो गया। अब आता है सल्फोनेशन यानी कि सल्फोनीकरण। जैसे क्लोरीनीकरण किया तो क्लोरीन का ऐड किया, मतलब हाइड्रोजनीकरण किया तो क्या कहते हैं उसको? हेलोजनीकरण में हेलोजन को ऐड किया। तो अब अपन अगर सल्फोनीकरण कर रहे हैं तो सल्फर को ऐड करेंगे, नाइट्रीकरण कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रो को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे अभी बताता हूं। जैसे कि मैंने कह दिया अगली जो है वो नाइट्रीकरण है। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में क्या होगा? जैसे कि मेरे पास कोई एल्केन है CH3 CH2 CH3, ये मेरे पास एल्केन है। मुझे क्या करना है? यहां पर नाइट्रीकरण करवाना है। कैसे होगा? ये रिएक्शन होगी कॉन्सेंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में। यहां पर एड क्या होगा? जैसे हेलोजनीकरण में तो वो हेलोजन एड हो जाता था, नाइट्रीकरण के अंदर NO2 का योग हो जाता है। NO2 का योग कैसे होगा? देखो NO2 का योग, ये CH3 CH2 OH है, या तो ऐसे हो सकता है CH3 CH2 CH2 हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे NO2 लग जाए, या फिर एक दूसरा तरीका है कि सेकंड वाले पे लग जाए CH3 CH
NO2 CH3। दो तरीके हैं ना अपने पास, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो चाहे इस पे लगा दो चाहे इस पे लगा दो। मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री वाला, ये वाला क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इतनी चीज तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं भाई। मेजर प्रोडक्ट NO2 दो तरीके से लगा सकते हैं भाई। यहाँ पे तो वो तो सेम ही चीज है, ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री, तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं। यहाँ पे लगाए तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे लगाए तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? 2 डिग्री वाला, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। चौथा हो जाता है सल्फोनीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रेशन, सल्फोनीकरण को कहते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में क्या ऐड करना है? SO3H, इसका योग करना। सर रिएक्शन बताओ, बहुत आसान है। जैसे कि मैंने ले लिया CH3, यही ले लिया CH2 CH3, करना क्या है मुझे? सल्फोनीकरण कराना है। क्या लेंगे? कॉन्सेंट्रेट H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल होगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है सर, करेंगे क्या? कुछ भी नहीं, सेम पढ़ा था, CH3 CH2 CH2 सल्फोनिक एसिड, या फिर सेकेंड वाले पे जोड़ दो, या फिर अपन क्या कर सकते हैं? सेकेंड वाले पे जोड़ सकते हैं। ओ हो रुको 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 रुको, एक मिनट। सल्फोनीकरण थोड़ा ध्यान से नोट करके लिखो, अभी गड़बड़ हो जाता है इसके अंदर फ्लो में। सल्फोनीकरण के अंदर नोट करके लिखो कि ये रिएक्शन केवल साखित एल्केन ही देंगे, साखित एल्केन ही देते हैं, हर कोई नहीं देता, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया CH4 और इसकी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ करवा रहा हूं, तो आप ये सोच रहे हैं कि CH3 और इसके अंदर सल्फोनिक एसिड लग जाएगा, गलत है ये, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। तो इसके अंदर साखित एल्केन जो होता है ना, केवल उसी की बात होती है यहां पर। CH3 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 हाइड्रोजन, ये क्या है? ब्रांचिंग एल्केन। तो इसके अंदर अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन आप करवाओगे तो यहां पर क्या लग जाएगा? SO3H लग जाएगा। ये रिएक्शन करेक्ट है, ठीक है। तो सल्फोनेशन जो है वो केवल और केवल कौन देते हैं? सल्फोनेशन को केवल और केवल साखित एल्केन, ब्रांच्ड एल्केन ही ये रिएक्शन देते हैं। क्लियर? नाइट्रीकरण में NO2 का योग, सल्फोनीकरण में SO3H का योग। सल्फोनीकरण केवल साखित एल्केन देते हैं। देखो आज मैं आपके सामने ज्यादा नहीं आया क्योंकि सारा काम लिखवाने का ही है, ठीक है। मैं एक एक चीज नहीं लिखूंगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं आपके सामने भी देखूं, मैं लिखूं भी, इतना टाइम है नहीं। तो जो मैं बोल रहा हूं उस पर आप ध्यान रखो, है ना। सामने देख के क्या करवाओगे? चेहरा तो मेरा देखा हुआ ही है, जैसा ही है, ठीक है। दाढ़ी कटाई नहीं मैंने, 2 महीने हो गए, है ना। चलो ठीक है, जो भी है इसको लिख लो आप। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बस ज्यादा नहीं है, 5-10 मिनट है, टेंशन मत लो। अब ज्यादा नहीं, बस बेटा उसको। चलो अब हमारे पास बस 2-3 चीजें, एक तो समावैवीकरण आइसोमराइजेशन क्या होता है, और एक एरोमेटीकरण एरोमेटाइजेशन या चक्रीयकरण। मेन तो ये 2 रिएक्शन है, बाकी 1-2 छोटी मोटी और है, उसको कर लेंगे। चलो अब अपन कौन सी कितने पढ़ लिए थे? 4 पढ़ लिए, 5। समावैवीकरण, समावैवीकरण यानी कि उसका समावैवी बन जाएगा। कोई भी अपन एल्केन लेते हैं उसका आइसोमर्स बन जाएगा। जैसे कि मैंने लिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है? N ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन है भाई। चेन होती है तो उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन निर्जल AlCl3 के साथ करवाऊं, है ना, हीट करूं साथ में, निर्जल AlCl3, ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि समावैवीकरण है तो उसमें रिएजेंट होता है निर्जल AlCl3,
ये अगर आपको याद नहीं है तो कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर समावयवीकरण होगा? इस रिएजेंट से पता चलेगा। ये रिएजेंट अगर लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर आइसोमेराइजेशन होगा। कैसे होगा? कुछ भी नहीं करना, एन ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन बन जाएगा। ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया? आइसोब्यूटेन बन गया। चीज वही है, देखो 4 कार्बन इसमें है, 4 ही कार्बन इसमें है, ठीक है ना। जितना हाइड्रोजन इसमें उतने ही हाइड्रोजन उसमें है। लेकिन हुआ क्या? एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन हो गया, आइसोमेराइजेशन हो गया। हुआ किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, ठीक है। छठी चीज इसके अंदर एक और आती है, क्या आती है? चक्रीयकरण। चक्रीयकरण या इसको अपन कह सकते हैं एरोमेटीकरण। एरोमेटीकरण यानी कि नॉर्मल जो एल्किल है ना उससे एरिल बन जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 4 CH3, ये लिख दिया। तो इसके अंदर टोटल कितने कार्बन है? भाई मैं ऐसे नहीं लिखूंगा जैसे कि मैंने लिख दिया CH3 CH2 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 फिर CH3, ऐसे कौन लिखता है? मैंने 4 लिख दिया कि भाई बीच में 4 है, समझ गए? तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। अब इससे अपन क्या करेंगे? एरोमेटीकरण करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एरोमेटीकरण करेंगे कैसे? अपन को कैसे पता चलेगा? अगर बीच में लिखा हुआ है Cr2O3 MO2O3 या V2O5, इन तीनों में से अगर कोई एक मिल जाए आपको बीच में लिखा हुआ, तो आपको एरोमेटीकरण कर देना है। और 6 कार्बन का है, कुछ नहीं करना, बेंजीन बना दो बस। इसे कहते हैं एरोमेटाइजेशन। ये इसका क्या कर देगा? एरोमेटीकरण कर देगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे लिखा हुआ आ गया तो CH3 CH2 5 CH3 और बीच में ये लिखा हो गया, तो सर उसमें तो 6 ही कार्बन थे, आपने वो बना दिया। अब इसमें 7 कार्बन है, 5 6 7, तो कुछ नहीं, 6 का तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा सर। एक बच गया बाहर लगा दो, टोल्यूइन बन जाएगा, है ना। एक बच गया तो बाहर लगा दो, टोल्यूइन बन जाएगा, बस। इतनी चिंता नहीं करनी उसमें, ठीक है। चलो डन। अब कुछ छोटी मोटी रिएक्शन मैं आपको और बताता हूं। वैसे मेन पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन कोई भी चीज हमारी छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक वर्ड अपन इसके अंदर कवर करेंगे। लास्ट के अंदर एक चीज मैं बताता हूं आपको, एक रिएक्शन है, नोट करके लिख लेना। KMnO4 जो है केवल तृतीयक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करता है। कैसे? एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया CH3 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 और हाइड्रोजन, और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं KMnO4 के साथ। तो ये केवल जो तृतीयक हाइड्रोजन है ना, ये वाला, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, है ना। तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन करेगा। कैसे? ये CH3 C CH3 CH3 और इसके बीच में ये O जुड़ जाएगा, OH, यानी कि एल्केन से क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इनका नहीं करेगा क्योंकि ये टर्सरी नहीं है। ये हाइड्रोजन टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा, उसको क्या कहते हैं? टर्सरी। तो ये केवल इसी हाइड्रोजन का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। ये खास बात है KMnO4 की, ठीक है। याद रख लो इसको। चलो, एक होती है वीड रिएक्शन, वीड कहते हैं कि रीड कहते हैं, मुझे सही ध्यान में नहीं आ रहा, जो भी है दोनों में से एक नाम है, वीड रिएक्शन या रीड रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा? कोई भी अपने पास एल्केन है, ये एल्केन है, इसकी रिएक्शन SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और Cl2 इसके साथ करवाएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो अपन को मिलेगा क्या? RSO2Cl, यानी कि RSO2Cl, एक Cl यहां से बच गया, H बच गया, वो वाले मिल जाए HCl। ये जो बनाना, ये इसको बोलते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या होता है? सर्फ, सर्फ जो अपन कपड़े धोते हैं उसी को डिटर्जेंट कहते हैं। तो ये डिटर्जेंट होता है,
एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड, नाम लिखना चाहो तो लिख दो, एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसको वीट रिएक्शन या रीड रिएक्शन जो भी कह सकते हैं। हुआ कैसे, ये R, ये SO2 और एक Cl निकल गया, H यहां से बचा, Cl यहां से बचा, ये निकल गया अलग। चलो सॉरी, एक चीज और ले लो, अगर एल्केन की रिएक्शन रेड हॉट कॉपर फेरस ट्यूब के साथ होती है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। ये चीज भी नोट करके लिख लो, एल्केन की रिएक्शन अगर रेड हॉट यानी कि रक्त तप्त एकदम लाल चुट इतनी गर्म हो, कॉपर या फेरस की कोई भी ट्यूब, तो एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ठीक है, चलो अब एक लास्ट एल्केन की कुछ स्पेशल CH4 की कुछ स्पेशल रिएक्शन है, वो अपन देख लेते हैं। स्पेशल रिएक्शन ऑफ CH4 मिथेन। अगर मैं CH4 की रिएक्शन करवाता हूं कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर साथ, तो ये क्या हो गया, ये एकदम कॉपर की ट्यूब होगी, और अभी अपन ने देखा कि रेड और कॉपर ट्यूब के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल, उसकी CH3OH मिथेनॉल। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं MO2O3 के साथ, ठीक है, और इसको गर्म करता हूं, MO2O3 के साथ रिएक्शन करवाता हूं, गर्म करता हूं, तो एल्डिहाइड बनेगा HCHO, इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और तीसरी जो रिएक्शन है मेथेन की, अगर मैं करवाता हूं CH3COO2MM, तो यहां से मुझे मिलेगा HCOOH यानी कि फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। तो ये तीन स्पेशल रिएक्शन है। अगर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ एल्कोहल बनेगा मिथेनॉल, MO2O3 के साथ करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड मिलेगा, और CH3COO2 Mn के साथ करवाएंगे तो फॉर्मिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर है ये रीजन, डन। तो ये थी आज की क्लास। हाँ, एक सवाल मैं आपको डाल देता हूं, वो आपको आपको कितना समझ में आया वो सिखाएगा। प्रैक्टिस के लिए एक सवाल डाल देता हूं, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं आपके डाल देता हूं। इसके अंदर आपको ABCD सारे पहचान है, ABCD सारे इसके अंदर आपको पहचान है। ये क्वेश्चन है आपको, इससे आपकी जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, और केमिकल रिएक्शन, रासायनिक गुणधर्म, लगभग 5-7 तरीके की रिएक्शन कवर हो जाएगी, सारी चीजें पहचान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप घर जाके प्रैक्टिस करोगे, और जितना कंटेंट मैंने दिया है उसको याद करोगे बार बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये कहना कि मैं समझूंगा, बहुत ही गलत बात है। रटना ही पड़ेगा तुम्हें, कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, कौन सा रिएजेंट यूज होता है, तब क्या करना होता है, एल्केन के निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं, इसके रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है, सारी चीजें आपको रटनी ही पड़ेगी। समझने की जितनी चीजें थी मैंने आपको आसान तरीके से समझा दी। ठीक है, हाथ भी इतने काले हो गए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई
तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जितना आपसे होगा या हो सकता है उतना कर सकते हैं आप मेरा सपोर्ट। बाकी सपोर्ट वैसे भी आपका है मेरे साथ काफ़ी है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन एल्कीन के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।